जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने मिडिवल का रिकैप किया था और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कर दी थी। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए तो वो है रिवोल्ट ऑफ 1857 और आज का लेक्चर हमारा उसी टॉपिक पे बेस्ड है। आज के लेक्चर में हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया था, उसका पूरा रूप ही बदल दिया था। ऐसा क्या हुआ था 1857 में जो इतनी बड़ी क्रांति का जन्म हुआ? ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से एक रिवोल्ट का ओरिजिन हो गया? ऐसा क्या था जिसने पहली बार ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी? इन सब के बारे में हम जानेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट्स बिगिन विद इट। पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं। We'll start with the introduction, moving to historical context, reasons for revolt of 1857. किसी भी घटना के लिए कुछ कारण होते हैं। कोई भी घटना ऐसे आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो जाती है, ओवरनाइट कोई ऐसा इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हो जाता है। उसके पीछे कुछ लॉन्ग टर्म रीजंस होते हैं और कुछ इमीडिएट कॉजेज होते हैं। हम दोनों को देखेंगे इस लेक्चर में। इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चरल insensitivity, मिलिट्री डिस्कंटेंट एंड की इवेंट्स ऑफ रिवोल्ट। क्रांति जो है वो एक लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह है। विद्रोह शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, छोटे समय के लिए होता है, जिसे हम रेबेलियन कहते हैं। बट जो रिवोल्ट है, क्रांति है, वो लंबे समय तक चलने वाला कोई घटनाक्रम, कोई विद्रोह, उसे क्रांति कहा जाता है। तो इस रिवोल्ट के की इवेंट्स क्या थे? अब अगर लंबे समय तक कोई क्रांति चल रही है तो उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो हम उन वेरियस की इवेंट्स के बारे में भी देखेंगे। देन वी विल सी द रोल ऑफ लीडर्स। किसी भी क्रांति में या किसी भी विद्रोह में कुछ नेता होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो उस क्रांति का या उस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे होते हैं। उनकी क्या भूमिका थी? हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के लीडर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ब्रिटिश रिस्पॉन्स टू रिवोल्ट। अब रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो उनके कुछ रिस्पॉन्स भी आएगा। वो क्या रिस्पॉन्स था, किस तरह से उन्होंने डील किया इस रिवोल्ट से, विल सी इन दिस लेक्चर। कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। अल्टीमेटली दिस रिवोल्ट वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। ये रिवोल्ट एक समय पे आके शांत पड़ गया था, ठंडा पड़ गया था। और इसके फेलियर के क्या कारण थे, विल सी दैट। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया। इस क्रांति के परिणाम क्या हुए भारत के लिए, वो हम देखेंगे। इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश पॉलिसीज। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद एक लहर सी आई थी ब्रिटिश पॉलिसीज की। एक के बाद एक साइमल्टेनियसली बहुत सारी ब्रिटिश पॉलिसीज फ्रेम हुई। ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी मेकिंग का तरीका ही बदल दिया था और क्या इम्पैक्ट हुआ था उस पॉलिसी मेकिंग पे, हम वो देखेंगे। देन वी विल सी द लेगेसी ऑफ रिवोल्ट। इस रिवोल्ट की लेगेसी क्या थी, इसने क्या छाप छोड़ी आने वाले समय के लिए, दैट वील आल्सो सी इन दिस लेक्चर। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। आई एम श्योर आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा या पढ़ा होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आपने वो मूवी जरूर देखी होगी, मंगल पांडे। मंगल पांडे एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857 के। रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत मानी जाती है कि मंगल पांडे ने ही की थी। किस तरह से की थी, विल सी दैट। रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क्स अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति ने आधुनिक भारतीय इतिहास की रूपरेखा ही बदल दी थी, इसीलिए इसे टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। And in this presentation or in this lecture, we will examine causes that led to the uprisings and its consequences on British rule. हम इसमें उन कारणों को देखेंगे जिसने इस क्रांति को जन्म दिया और क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या परिणाम हुआ इसका ब्रिटिश रूल पे, हम वो देखेंगे। Historical context. Revolt of 1857 occurred during a period of growing discontent against British colonial rule. कोई भी क्रांति या कोई भी विद्रोह क्यों होता है? जब किसी तरीके का डिससैटिस्फैक्शन होता है, किसी तरीके का मतभेद होता है। कोई छोटी सी लड़ाई ही ले लीजिए, आपकी आपसी लड़ाई हो, चाहे परिवार में कोई लड़ाई हो या आपके फ्रेंड से कोई लड़ाई हो, कोई भी लड़ाई या कोई भी मतभेद जो होता है वो किसी डिसकंटेंट या डिससैटिस्फैक्शन के कारण ही जन्म लेती है। लड़ाई बिना किसी कारण के नहीं होती है।
तो ये जो विद्रोह हुआ था, ये जो रिवोल्ट हुआ था, रिबेलियन हुआ था, इसके भी कुछ कारण थे, और वो कारण निकले कहाँ से थे, उपजे कहाँ से थे? डिसकंटेंट की वजह से। कुछ डिससैटिस्फैक्शन था इंडियंस में अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जिस तरह से ब्रितानी सरकार या ब्रिटिशर्स जो थे, जिस तरह से शासन कर रहे थे, उनका जो रूलिंग स्ट्रक्चर था, उसने इतना ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट कर दिया था इंडियंस में कि अल्टीमेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके इट बर्स्टेड आउट एज अ रिवोल्ट। फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल इंसेंसिटिविटी, मिलिट्री ग्रीवेंसेस। कुछ फैक्टर्स थे जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। हम सब जानते हैं ब्रिटिश रूल में बहुत ही वास्ट स्केल पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है इंडिया में, तो वो एक मेजर रीजन बन जाता है इस रिवोल्ट के लिए। देन केम कल्चरल इंसेंसिटिविटी। ब्रिटिशर्स वर क्वाइट इंसेंसिटिव टुवर्ड्स इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। भारत के जो रीति रिवाज थे, भारत की जो संस्कृति थी, उसके प्रति बहुत ही असहिष्णु व्यवहार था ब्रिटिशर्स का, इनटॉलरेंट बिहेवियर। इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को वो बहुत ही नीची दृष्टि से देखते थे कि दे आर अनसिविलाइज्ड। According to Britishers, Indian culture and tradition shows that we were uncivilized, and they were the more sophisticated gentlemen and civilized civilization. However, it is not true. जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि हम बहुत पहले से ही, हम कितने पुराने समय से ही ज़्यादा टेक्निकली भी एडवांस थे, साइंटिफिकली भी एडवांस थे। हमारे कल्चरल और ट्रेडिशन के पीछे साइंटिफिक लॉजिक्स होते थे। बट ब्रिटिशर्स का ये एक तरीके का एजेंडा था, या कह लीजिए एक तरीके का ये हथियार था कि भारतीयों को उनकी संस्कृति के प्रति ही इतना हीन महसूस कराना, भारतीयों के मन में इतनी हीन भावना पैदा कर देना भारत की संस्कृति के प्रति, ताकि उनको अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से ही नफरत होने लगे, वो अपने रूट से दूर हो जाएं। एंड देन इट वुड बी वेरी इजी टू कन्वर्ट देम इनटू द ब्रिटिशर्स वे ऑफ लिविंग। वो चाहते थे कि इंडिया में भी, इंडिया के लोगों में भी, इंडियंस में भी वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप करें। नाउ we'll see the reasons of first war of independence. Now here I would like to tell you, revolt of 1857 को first war of independence भी कहा जाता है। हमें इंडिपेंडेंस तो मिली है 1947 में, बट अपनी स्वतंत्रता के लिए, इस गुलामी से आज़ादी के लिए जो पहली बार अगर कोई लड़ाई लड़ी गई, कोई विद्रोह किया गया, तो वो रिवोल्ट ऑफ 1857 था। हेंस इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। नाउ हियर आर अ फ्यू कॉजेस जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को ओरिजिनेट किया। विल सी इट वन बाय वन। पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज, रिलीजियस कॉज, मिलिट्री कॉज, एंड देन केम द इमीडिएट कॉज। हम सबको पता है, आप सबको रफ आइडिया होगा कि जो इमीडिएट कॉज, हमने मंगल पांडे मूवी में भी देखा है कि जो इंडियन सिपाहीज थे ब्रिटिश आर्मी में, बहुत सारे इंडियंस को सिपाही के तौर पे भर्ती किया जाता था। अब ब्रिटिश आर्मी ने एक नई राइफल, एक नई बंदूक इंट्रोड्यूस की थी आर्मी में, न्यू इनफील्ड राइफल। उस राइफल के कार्टेज को, मतलब जो बारूद होता था, उसको दांतों से छील के फिर उस बंदूक में डालना होता था। नाउ व्हाट हैपेंड, ये एक न्यूज कह सकते हैं आप, न्यूज कह सकते हैं। उस समय कहा गया कि ये र्यूमर है, बट इट वाज अ न्यूज जो स्प्रेड हुई कि उस कार्टेज में काउस एंड पिग्स का फैट यूज किया जा रहा है, सुअर व गाय की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है उस बारूद के शेल को बनाने में, उस कार्टेज के शेल को बनाने में। नाउ काउस आर सेक्रेड टू हिंदूज एंड पिग्स आर प्रोहिबिटेड इन मुस्लिम रिलीजन। ठीक है, तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों के लिए ही उस कार्टेज को अपने मुंह से छीलना, इट वाज प्रोहिबिटेड, रिलीजियसली प्रोहिबिटेड। ओके, तो इस न्यूज ने इस रिवोल्ट को भड़काया था, बट दैट वाज द इमीडिएट कॉज, वो सिर्फ इमीडिएट कारण था। ठीक है, और कोई भी विद्रोह, कोई भी क्रांति इमीडिएट कारणों से नहीं होती है। बैक एंड पे बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉजेस होते हैं, जो बहुत लंबे समय से कुछ कारण चले आ रहे होंगे, और फिर एक कोई इमीडिएट कॉज मिल जाता है एंड द रिवोल्ट इरप्ट्स। तो वैसे ही इमीडिएट कॉज तो ये था, क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल इन ब्रिटिश आर्मी।
बट उसके पीछे बैक एंड पे ये कुछ कॉजेस थे जो लंबे समय से चले आ रहे थे और जिसने भारतीयों के मन में बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन या मतभेद पैदा कर दिया था। कॉजेस क्या थे? लेट्स सी। पॉलिटिकल कॉज, ब्रिटिश एक्सपैनिश्ड पॉलिसी। नाउ इन कॉजेस को आप ये चार्ट का भी पिक्चर ले सकते हैं एंड आई ऐड इट इन योर नोट्स एज वेल। यहाँ पे एक एक कॉज डिटेल में दिया हुआ है, यू कैन रीड इट वेरी वेल। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। जो पॉलिटिकल कॉज था, जो ब्रिटिशर्स की एक्सपैनिश्ड पॉलिसी थी, एक्सपैनिश्ड पॉलिसी आप समझते हैं, जो उन्होंने विस्तार करने की नीति अपनाई थी, ब्रिटिश राज्य के विस्तार की जो नीति अपनाई थी वो इतनी कठोर थी, इतनी रिजिड थी और इतनी एक्सप्लॉइटेटिव थी नेचर में, है ना, कि दमन करके, भारतीयों का दमन करके ही अपने रूल को विस्तृत करना, अपने रूल को एक्सपैंड करना, ये मोटिव था ब्रिटिशर्स का। और इसके लिए वो बहुत ही प्यूनिटिव और एक्सप्लॉइटेटिव मेजर्स यूज करते थे, यानी कि बहुत ही हार्श तरीके यूज करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, जबरदस्ती कानूनों का पालन करवाते थे, जबरदस्ती टैक्स लिया जाता था बहुत हायर अमाउंट में। और इस वजह से जो ये एक्सपैनिश्ड पॉलिसी थी, जबरदस्ती अधिग्रहण कर लेना, आधिपत्य में ले लेना दूसरे साम्राज्य को, कुछ ना कुछ रिफ्ट क्रिएट करके दो रीजन्स के बीच में, फिर रीजन्स को अपने अंडर सब्जुगेट कर लेना, ये कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिन्होंने पॉलिटिकल कॉज को जन्म दिया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। देन केम इकोनॉमिक कॉजेज। अब इकोनॉमिक कॉजेज से हम बहुत भली भांति परिचित हैं कि जिस तरीके का रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे तीन बहुत ही बेसिक रेवेन्यू सिस्टम थे, बहुत ही प्रोमिनेंट रेवेन्यू सिस्टम थे: परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड माहलवाड़ी सिस्टम। अब इन तीनों ही सिस्टम्स में क्या था कि जो लेबर्स थे या फिर जो पीजेंट्स थे, यानी कि जो किसान होते थे, उनका एक्सप्लॉइटेशन हर तरह से हो रहा था। ब्रिटिशर्स एक सेट अमाउंट फिक्स कर दिया करते थे कि उन्हें इतना रेवेन्यू चाहिए, और फिर वो जमींदार को अपॉइंट करते थे। सोसाइटी के ही, इंडियन सोसाइटी के ही एलीट क्लास के लोगों को वो जमींदार अपॉइंट किया करते थे, जिनका काम होता था पीजेंट से, यानी कि किसानों से लगान वसूलना। अब लगान वसूलने के लिए जो जमींदार होते थे वो भी बहुत कठोर कदम उठाते थे, बहुत एक्सप्लॉइटेटिव मेजर्स यूज करते थे, लोगों की जमीन जब्त कर लेते थे जो लोग अपना लगान नहीं दे पाते थे। और जमींदारों के ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि उन्हें ये सर्टेन अमाउंट ही कलेक्ट करना है। तो जमींदार करते क्या थे बेसिकली, वो जो भी सर्टेन अमाउंट सेट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हमें, हम मान लेते हैं कि हमें 40% रेवेन्यू चाहिए इस जगह से, उन्होंने किसी जमींदार को अपॉइंट कर दिया। ना जमींदार क्या करते थे, वो 60% लगान लेते थे, 20% अपने पास रखते थे और 40% ब्रिटिशर्स को देते थे। अब ये जो 20% का मार्जिन है ना, ये कोई फिक्स्ड नहीं था, जमींदारों का मोटिव बन गया था ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। अब वो 60% भी कर सकते थे, 80% भी कर सकते थे, जैसा उनको मिल जाए, जैसा वो जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते थे वो करते थे। और ये लगान को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए वो एक्सप्लॉइटेटिव मेजर्स का इस्तेमाल करते थे। हेंस हुआ क्या कि पीजेंट्स जो थे, दे वर द मोस्ट डिप्राइव्ड क्लास, वो सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग बन गया। जो किसान का वर्ग था, किसान जो थे वो सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग बन गए, और ये मेन इकोनॉमिक कॉज था बिहाइंड दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। साथ ही जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, जो इंडिया में छोटे छोटे अपने कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, अपने कारखाने थे, उनको बंद करवा दिया गया। क्यों? ताकि सबको ही कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व किया जा सके। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे ब्रिटिशर्स फोकस करते थे, ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके वो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को फ्यूल कर सके। इसके साथ ही जो ब्रिटिश आर्मी में सिपाहीज थे या सिपाही थे, उनको, इंडियन जो सिपाहीज जो थे, उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के कंपैरिजन में। ठीक है। देन केम द रिलीजियस कॉज। नाउ रिलीजन पे भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की थी ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश टारगेटेड रिलीजियस कस्टम्स, पॉलिसी ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड टैक्सिंग रिलीजियस पिलग्रिम्स। अब ये कुछ पॉइंट्स थे, क्या थे कि ब्रिटिश ने रिलीजियस कस्टम्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था। उनके हिसाब से जो रिलीजियस कस्टम्स इंडियंस फॉलो करते थे वो गलत हैं, वो बहुत ही अनसिविलाइज्ड हैं। तो वो बहुत ही सटल तरीके से क्रिटिसाइज किया करते थे कस्टम्स को। देन वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी करते थे।
दे वर वाइट्स, वी वर ब्लैक्स, तो वो इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, रंग भेद करते थे। देन जो भी तीर्थ यात्रा करते थे लोग, चाहे वो हिंदू तीर्थ यात्रा करें या मुस्लिम तीर्थ यात्रा करें, उस पर टैक्स लगाने लगे थे, जिसकी वजह से लोगों को अपने तीर्थ यात्रा के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। तो इसने भी बहुत ज्यादा डिसकंटेंट क्रिएट किया इन चीजों ने, और जो रिलीजियस कॉज बने इस रिवोल्ट के लिए। देन मिलिट्री कॉज में मैंने आपको बताया, जो इंडियन सिपॉइज होते थे उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता था, भेदभाव होता था, कम सैलरी मिलती थी, कम पर्क्स तो कोई थे ही नहीं, मतलब कम पर्क्स तो मैं क्या ही कहूँ, किसी भी तरह का कोई और एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता था, बहुत ही लोअर सैलरीज में उन्हें काम करना पड़ता था। सो हेंस इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मिलिट्री थी, जो इंडियन सिपॉइज थे ब्रिटिश आर्मी में, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो गया था, एंड हेंस केम द इमीडिएट कॉज जो मैंने आपको बताया अभी। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 इरप्ट हुआ था। नाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया, हेवी टैक्सेशन, डिसमैंटलिंग ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज कैसे, मैंने ये दो पॉइंट्स तो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का डिसमैंटल होना यानी कि उनको खत्म कर देना, और हेवी टैक्सेशन, बहुत ज्यादा लगान वसूल करना। अब इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज ये कैसे था, ये कैसे रीजन बना है, इकोनॉमिक फैक्टर कैसे है ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का। द थिंग इज कि जब रेलवेज आया तो ब्रिटिश आर्मी ने रेलवेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना शुरू किया, और रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को दे रखा था, जहां पे वो सर्टेन कमीशन पे उनको अपॉइंट किया गया था रेलवेज को डेवलप करने के लिए यहाँ पे। अब जो कमीशन था वो भी यहाँ के लोगों से ही वसूला गया था, इंडियन से ही एक्सट्रैक्ट किया गया था। हेंस लोगों को ये रियलाइज हुआ कि रेलवेज आया तो है, और ऊपर से ये यूज भी ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए ही कर रहे हैं, इट इज नॉट फॉर जनरल पब्लिक। ब्रिटिशर्स उसे बेसिकली लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए और खुद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। कॉमन इंडियन पीपल वर नॉट अलाउड टू यूज रेलवेज, या वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर ही हो गए उस एस्पेक्ट से। एंड ऑल्सो रेलवेज को डेवलप करने के लिए जो भी कमीशन उस कंपनी को दिया जाना था, वो कमीशन भी एक्सट्रैक्ट किया गया इंडियन से ही। हेंस इट ऑल्सो क्रिएटेड रिजेंटमेंट अमंगस्ट इंडियंस। कल्चरल इंसेंसिटिविटी, आई एक्सप्लेन इट टू यू। इंडियन कस्टम्स, इंडियन जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, जो ट्रेडिशंस थी, उनके प्रति इनसेंसिटिविटी दिखाना, उनको हीन दृष्टि से देखना, लोगों के कस्टम्स को, ट्रेडिशन को इस तरह से दर्शाना कि वो एक बहुत ही अनसिविलाइज्ड वे ऑफ लिविंग है, दिस क्रिएटेड अ रिजेंटमेंट अमंग्स द इंडियंस, बिकॉज ये एक तरीके का डायरेक्ट अटैक था भारतीयों की परंपरा पे, उनकी संस्कृति पर डायरेक्ट अटैक था ये कल्चरल इंसेंसिटिविटी। हेंस इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा क्रोध था, बहुत ज्यादा असंतुष्टि थी, और लेटर जब इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन होता है तब तो वो इट वाज द लास्ट ब्लो और द लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि ये तो मतलब अल्टीमेट वो हो गया था कि अब इससे ज्यादा तो सहा ही नहीं जा सकता, इससे ज्यादा तो सहन किया ही नहीं जा सकता। मिलिट्री डिस्कंटेंट, आई टोल्ड यू, द इंडियन आर्मी के जो बेसिकली ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपॉइज थे, उनके प्रति जो दुर्व्यवहार होता था, उनकी कम सैलरी होना, छुट्टियां नहीं मिलना, उनको बहुत ही इल ट्रीटमेंट देना, भेदभाव करना, they were treated as slaves, they were treated as personal slaves of British officers। इस तरह के ट्रीटमेंट से भी जो रिजेंटमेंट था वो मिलिट्री में आ गया था। Now we will see the key events of the revolt। इस क्रांति में की इवेंट्स क्या थे, मुख्य घटनाएं क्या थी इस क्रांति की, वो हम देखते हैं। सबसे मुख्य घटना जो थी वो शुरुआत थी कि कैसे ये रिवोल्ट इरप्ट हुआ है, कैसे इस रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857 मेरठ में मंगल पांडे के द्वारा ये रिवोल्ट शुरू किया गया था। मंगल पांडे ने अपनी यूनिट के ऑफिसर को शूट कर दिया था। He died on the spot, and the unit of Mangal Pandey, it revolted against the British rule।
तो सबसे पहला रिवोल्ट अगर हम कहें कि इस क्रांति की शुरुआत अगर हम देखें तो वो शुरुआत की गई थी मेरठ में। यूनिट ऑफ आर्मी ने एक रिवोल्ट कर दिया था, एक तरह से विद्रोह कर दिया था इसी इनफील्ड राइफल के यूज के कारण, और द ऑफिसर वाज शॉट डेड एट द स्पॉट। नाउ सिग्निफिकेंट इवेंट उसके बाद क्या हुआ, ये जो सेना की टुकड़ी थी ये मेरठ से ऑफिसर को शूट करके दे फ्लेड, वो वहां से निकले एंड दे वेंट टू दिल्ली, उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया। उस समय काल में दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर, मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर। ओके, एक पपेट ही था, एक तरह से नाम के लिए ही था बस, जस्ट फॉर नेम से, कोई अथॉरिटी तो थी नहीं, बट स्टिल वहां पे वो महल था जहाँ पे बहादुर शाह जफर रहते थे, अभी भी उनको वो महल दिया गया था, वो उसी महल में रह रहे थे। ऑफिशियली वो अभी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के या इंडिया के वो अभी भी एम्परर थे, उनके सिग्नेचर्स लगते थे कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे। बट हुआ क्या कि जब मेरठ की ये टुकड़ी यहाँ से मेरठ से निकल के दे वेंट टू दिल्ली, उन्होंने दिल्ली को सीज किया और उन्होंने बहादुर शाह जफर को फिर से एक बारी अपना नेता या अपना रूलर जो है डिक्लेयर कर दिया। ये एक साइन था, ये एक तरह का सिग्निफिकेंस था कि हम ब्रिटिश रूल को नहीं मानते हैं, हमारा अपना शासक जो है वो बहादुर शाह जफर है और हम इन्हीं की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, हम ब्रिटिश सत्ता से नकार रहे हैं। ठीक है, एंड देन एक रेबल हुआ था कानपुर में, वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट बन जाता है। कानपुर में नाना साहब ने रिवोल्ट किया था। अब नाना साहब कौन थे, नाना साहब लास्ट पेशवा थे जिन्हें मराठा किंगडम से निकाल के पेंशन देके कानपुर भेज दिया गया था। बेसिकली कानपुर भेजा नहीं था, वो कानपुर आ गए थे, उन्हें मराठा किंगडम से निकाल दिया था ब्रिटिशर्स ने जब एंग्लो मराठा वॉर्स हुए थे। तो लास्ट पेशवा थे नाना साहब जिन्हें मराठा रीजन से निकाल दिया गया था पेंशन देके, एंड देन ही केम टू कानपुर। ठीक है, तो उनके मन में इतना ज्यादा गुस्सा था कि उन्हें अपने ही राज्य से निकाल दिया गया है। इस तरह की असंतुष्टि, इस तरह का डिससैटिस्फैक्शन जो था नाना साहब में, उन्होंने एक रिवोल्ट शुरू किया था कानपुर में। तो ये 3 घटनाएं थी जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के। रोल ऑफ लीडर्स, देयर वर प्रोमिनेंट लीडर्स जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था डिफरेंट प्लेसेस पे। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर, ऐसे करके कुछ लीडर्स थे जिनका चार्ट मैंने आगे प्रिपेयर किया है। दिस इज द चार्ट, ठीक है, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में दिया हुआ है जिन्होंने कहाँ से लीड किया था और फिर उस रिवोल्ट को सप्रेस किसने किया है, कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल ने उस रिवोल्ट को सप्रेस किया है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी ये क्रांति हुई है, जहाँ जहाँ पे भी इस रिवोल्ट के इवेंट्स ने they took place, wherever the events of this revolt took place, it was suppressed by British officials। और हर जगह पे अलग अलग ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इसका सप्रेशन किया है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको प्लेसेस के नाम दिए होंगे और एक साइड पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के नाम दिए होंगे, आपको मैच करना होगा कि कहाँ पे किसके द्वारा सप्रेशन किया गया था। लेट्स हैव अ लुक एट इट। दिल्ली में किसने लीड किया था, बहादुर शाह जफर एंड बाकू सिंह ने। बहादुर शाह जफर को चूंकि एम्परर बनाया गया था, ऑल्दो वो लड़े नहीं थे, बट उनके नाम पे लोगों ने लड़ाई की थी, उनके नाम पे लोगों ने विद्रोह किया था, इसलिए लीडर उन्हें ही घोषित किया था। और बाकू सिंह को सप्रेस किसने किया, निकोलसन ने। कानपुर में नाना साहब, कैंपबेल ने सप्रेस किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल एंड बिरजिस कदर, बिरजिस कदर बेटे थे बेगम हजरत महल के, सप्रेस किसने किया, कैंपबेल ने। झांसी में लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई, और सप्रेस किया था ह्यूग रोज ने। देन आरा, बिहार, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे चाहे तो मार्क कर लें। यहाँ पे लीड किया था कुंवर सिंह, यहाँ पे लिखा हुआ है कुंवर सिंह या कुंवर सिंह, सेम थिंग। जगदीशपुर नामक एरिया में ये थे और यहाँ से इन्होंने बिहार के रिवोल्ट को लीड किया था, एंड ही वाज द ओल्डेस्ट और eldest leader in this whole revolt. He was around 76 or 78 when he led this revolt. और सप्रेस किया था विंसेंट आयर ने। देन इलाहाबाद में लियाकत अली एंड सप्रेस्ड बाय स्मिथ नील। बरेली में खान बहादुर, सप्रेस्ड बाय कैंपबेल। उड़ीसा में
सुरेंद्र शाही एंड उज्जवल शाही सप्रेस्ड बाय, बेसिकली यहाँ पे किसी ने सप्रेशन नहीं किया था, इन्होंने सरेंडर कर दिया था। ओके, सो दिस इज द लिस्ट, दिस इज द होल चार्ट जिसमें प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में मेंशन किया गया है। अब ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या था, ये जानने वाली चीज है। ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स एज एक्सपेक्टेड, ब्रूटल रिप्रेशन एंड प्यूनिटिव मेजर्स। उन्होंने बर्बर तरीके से इस रिवोल्ट को सप्रेस किया है, बर्बर तरीके से। इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। कानपुर में एक जगह है मैनावती मार्ग, कहा जाता है और इट इज एक्चुअली हिस्टोरिकली मेंशन भी किया गया है इस चीज को कि मैनावती नाना साहब की बेटी थी। एंड जब कानपुर का रिवोल्ट सप्रेस किया जा रहा था, शी वॉज बर्न्ड अलाइव। तो इस तरीके के सप्रेसिव मेजर्स यूज किए थे ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को दबाने के लिए। वेरी ब्रूटल मेजर्स वर टेकन, वेरी ब्रूटल मेजर्स। देयर इज अ प्लेस इन कानपुर इटसेल्फ, फूलबाग, जहाँ पे एक वेल था, देयर इज अ वेल इन फूलबाग, एंड मेनी the people who were revolting against Britishers, they were shot dead and they were thrown into the well. तो इस तरीके का जो बहुत ही ब्रूटल तरीका इस्तेमाल किया गया था इस रिवोल्ट को सप्रेस करने का, और ये ऑल ओवर पैन इंडिया किया गया। जहां जहां भी रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बरती है, उन्होंने बहुत ही ब्रूटल और प्यूनिटिव मेजर्स यूज किए हैं सप्रेस करने के लिए। इवन सस्पेक्टेड रेबल्स जो थे, जो लोग रेबल नहीं कर रहे थे बट सिर्फ जिन पे शक था, उनको भी नहीं छोड़ा गया था, एंड दे वर गिवन कैपिटल पनिशमेंट। और इससे हुआ क्या? इट फ्यूल्ड फर्दर रिजेंटमेंट अमंग इंडियंस। ब्रिटिशर्स को लगा था कि वो सप्रेस कर लेंगे बड़ी इजीली, इस तरह से ब्रूटल मेजर्स को यूज करेंगे, बट हुआ क्या, इससे और ज्यादा चिंगारी भड़क गई थी। लेटर फेज में रिवोल्ट ऑफ 1857 को तो किसी तरह दबा दिया इन्होंने, बट लेटर फेज पे टाइम टू टाइम हम ऐसे और इससे ज्यादा बड़े इवेंट्स होते देख पाते हैं। ठीक है, जैसे काकोरी कांड हुआ था, इस तरह के जो मेजर्स हुए थे वो हम देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ब्रिटिशर्स ने इतने ब्रूटल तरीके अपनाए थे इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। रीजंस क्या थे फेलियर के? अब हम कितना भी वो कहें कि कितना भी अच्छा रिवोल्ट था, पहला वॉर था इंडिपेंडेंस का, बट अल्टीमेटली इट वाज फेल्ड, इट वाज सप्रेस्ड बेसिकली। अब कैसे सप्रेस हो गया? ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े स्केल पे क्रांति शुरू हुई थी बट इट वाज फाइनली सप्रेस? तो उसके रीजंस क्या थे? विल सी। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, देयर वाज नो प्लानिंग बिफोर दिस रिवोल्ट। बेसिकली ये एकदम से चिंगारी भड़की थी, जैसे ही पता चला इनफील्ड राइफल में उस कार्टेज का यूज करना है, एकदम से ये बस्ट आउट हो गया। अब ये बस्ट आउट तो हुआ, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थी कि कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा डिफरेंट रीजन्स में, कौन लीड करेगा, लीडर्स कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में, कैसे प्लान किया जाएगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्या नेक्स्ट मूव होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन भी इतना स्विफ्ट नहीं था, इतना क्विक नहीं था, तो एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत समय लग जाता था। तो lack of planning was the major factor behind failure of this revolt. बहादुर शाह जफर was the leader without powers. अब बहादुर शाह जफर को एम्परर तो घोषित कर दिया गया, इस क्रांति का लीडर भी घोषित कर दिया गया, बट उनके पास एक्चुअल में कोई पावर्स नहीं थी। ना उनके पास कोई मिलिट्री पावर्स थी, ना ही उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी। तो लीडर was without power. एंड ये स्टेटमेंट ही अपने आप में बताता है कि ये रिवोल्ट जो था, ये शुरुआत ही इसकी बड़े कमजोर फाउंडेशन पे हुई थी। ओके, एंड रिवोल्ट वाज डायरेक्शनलेस विदाउट अ स्ट्रॉन्ग लीडर। मिलिट्री फेलियर्स क्या थे? मिलिट्री फेलियर्स में सबसे बड़ा कारण तो यही था कि ब्रिटिश आर्मी के पास जो था, वो जो मिलिट्री एडवांसमेंट बहुत थी, वो उनके जो वेपन्स थे, उनकी जो स्ट्रैटेजीज थी, दे वर वे मोर एडवांस्ड देन इंडियन सिपॉइज। जिन्होंने भी इस क्रांति की शुरुआत की थी, बेसिकली दे वर सिपॉइज, वो सिपाही ही थे, और उनके पास वही हथियार थे जो उनको प्रोवाइड किए गए थे। और बाकी जगहों पे जहाँ पे भी क्रांति हुई है, वहाँ पे वेपन्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो लोगों के पास पर्सनल लेवल पे जो कुछ भी था उसी का इस्तेमाल किया गया। वेयरएज उनके सामने जो पार्टी थी, यानी कि ब्रिटिशर्स, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे वेपन्स के एस्पेक्ट में या मिलिट्री के एस्पेक्ट में, उनके पास अपनी सेना बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से इट बैकफायर्ड। उनके पास अनलिमिटेड सप्लाईज थी एम्यूनेशंस की,
एंड देयर वाज नो लीडर फिगर फ्रॉम इंडियन साइड। तो सिपॉइज का जो मोरल था वो भी एक टाइम के बाद डाउन होने लगा था। लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था इस रिवोल्ट के फेल होने के पीछे। लैक ऑफ यूनिटी कैसे? राजपूताना डिड नॉट पार्टिसिपेट, राजपूत्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। ऑल्दो ये पैन इंडिया रिवोल्ट था, बट स्टिल बहुत ऐसे प्रोमिनेंट पावर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया या फिर ब्रिटिशर्स का साइड दिया था। राजपूताना ने पार्टिसिपेट नहीं किया। रिवोल्ट वॉज मोस्टली नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक, नॉर्थ इंडिया में ही ये सेंटर्ड रह गया। साउथ इंडिया में हम इतना कोई मेजर इवेंट नहीं देखते हैं इस रिवोल्ट का। देन इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो एवरीवन वाज फाइटिंग फॉर देयर ओन कॉज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस रिवोल्ट तक इस रिवोल्ट के ओरिजिनेट होने तक नेशनैलिटी की कोई भावना नहीं थी। लोग भारत को आजाद कराने के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपनी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी अपनी आजादी के लिए, झांसी की आजादी के लिए। कुंवर सिंह लड़े बिहार की आजादी के लिए। नाना साहब लड़े क्योंकि उनको अपना मराठा किंगडम वापस चाहिए था। तो स्वराज की जो भावना थी ना, जो नेशनैलिटी की भावना थी, वो एब्सेंट थी। इसलिए यूनिटी नहीं हो पाई, लोग यूनाइट नहीं कर पाए, अपना अपना बेनिफिट देख रहे थे, अपना अपना फ्रीडम देख रहे थे, इंडिविजुअल फ्रीडम देखा जा रहा था। इसकी वजह से भी ये रिवोल्ट फेल हो गया था एक टाइम के बाद। एंड नो सेंस ऑफ नेशनैलिटी, एज आई टोल्ड यू। ना कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इसके इंडिया के लिए, क्या इम्पैक्ट पड़ा था? इट लेड टू डिसोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अल्टीमेटली 1857 की क्रांति से हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी भारत में, पर उसने अपना ही राज शुरू कर दिया था, उसको डिसोल्यूट कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो हटा दिया गया। अब वो बस एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह ही काम कर रही थी, उसका कोई रूल नहीं रह गया। रूल वाज शिफ्टेड टू ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रितानी सरकार को ये शासन ट्रांसफर कर दिया गया था। एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल हो गया था। अब डायरेक्ट रूल और कंपनी के रूल में क्या डिफरेंस है? कंपनी जब यहाँ पे रूल कर रही थी तो वो कंपनी का फायदा देख रही थी, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो अपना इंडिविजुअल बेनिफिट देख रहे थे। जब ये जो पूरा रूलिंग है ये ब्रिटिश रूल को दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को दिया गया, तो वहाँ के पॉलिटिशियंस ने यहाँ पे इंटरफेयर करना शुरू किया और फिर इसको एज अ कॉलोनी ट्रीट किया जाने लगा। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए वो एज अ कॉलोनी लिए गए। ठीक है, कि एक रूलिंग पावर है और उसके नीचे कॉलोनी है, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए जो भी मेजर्स लिए गए वो 1857 के बाद लिए गए। हालांकि इससे एक्सप्लॉयटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन वैसे ही होता रहा। पर धीरे धीरे जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, तब हम देखेंगे कि एक नए वर्ग का विकास होता है ब्रिटिश रूल के बाद। एक ऐसा इंटेलेक्चुअल क्लास, इंडियंस का ही इंडियन इंटेलेक्चुअल क्लास, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लेना शुरू कर दिया था। और वेस्टर्न एजुकेशन लेने की वजह से ही जो फाइनली फ्रीडम मूवमेंट चला है वो उसी वजह से चला है, क्योंकि कुछ लोग एनलाइटेंड हो गए थे, कुछ लोगों को ये समझ आने लगा था कि ये रूल गलत है, यहाँ पे लूप होल्स हैं, ये एक्सप्लॉयटेटिव है। ये हुआ इसीलिए क्योंकि कुछ एक वर्ग को, एक सोसाइटी की एक क्लास को ये लेवरेज मिल गया था कि वो एजुकेशन ले पाए। अब ब्रिटिश राज में इसमें वही पॉइंट्स हैं कि कैसे सप्रेस किया गया था रिवोल्ट को। देन गवर्नमेंट वाज आल्सो डिटरमाइंड टू कीप फुल कंट्रोल सो दैट नो रिबेलियन ऑफ सच साइज वुड एवर अगेन हैपन अगेन। द थिंग इज कि दीज पॉइंट्स टेल कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इमीडिएट क्या मेजर्स लिए गए थे। EIC को हटा दिया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो और ज़्यादा अवेयर हो गई थी कि कहीं भी इस तरीके का रिवोल्ट दोबारा नहीं होना चाहिए। ऑल पावर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। रिजल्टेड सिस्टम वॉज ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज की स्थापना हुई थी कब? 1857 की क्रांति के बाद। उससे पहले किसका राज था? ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूलिंग बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857। दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड। इम्पैक्ट क्या हुआ ब्रिटिश पॉलिसीज पे? आफ्टरमैथ ऑफ रिवोल्ट प्रॉम्प्टेड टू ब्रिटिश टू रीथिंक देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। इसका एक तो इम्पैक्ट ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स को अपनी पॉलिसीज पर एक बार पुनर्विचार करना पड़ा था, उन्हें दोबारा से सोचना पड़ा था कि वो कहाँ ऐसी गलती कर रहे हैं या कहाँ ऐसा वो मौका दे रहे हैं जिससे इतना बड़ा रिवोल्ट शुरू हो गया।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को दोबारा रिव्यू किया गया, दोबारा से रिफ्रेम किया गया. ऑल्दो इट वाज ऑल फ्रेम्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली, इंडिया का कोई हित नहीं था उसमें, बट स्टिल इट गेव ब्रिटिशर्स द मोमेंट और द cause to rethink about their policies and decision making. Reforms were introduced to appease Indian sentiments. कुछ हद तक रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, बट वो रिफॉर्म्स भी ऐसे थे कि अल्टीमेटली वो ब्रिटिशर्स को ही फायदा कर रहे थे. कुछ ऐसे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे जो हम आगे पढ़ेंगे, वो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जिन्हें इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी से सोशल इवल्स को खत्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. वील सी इन कमिंग लेक्चर्स. जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ऐसे करके कुछ एक्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और उनके क्या फीचर्स थे, उनके क्या की पॉइंट्स थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये इंट्रोड्यूस हुआ था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था 1857 के रिवोल्ट के तुरंत बाद. ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने ये एक्ट लागू किया था. एक्ट एबॉलिश द कंपनी रूल इन इंडिया, मैंने बताया आपको. चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय वाइसरॉय. अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट होते थे इंडिया में. ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा एक व्यक्ति को एज गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता था इंडिया में, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे. नाउ बस उनका नामकरण बदला गया था, गवर्नर जनरल से उनको वाइसरॉय कर दिया गया. एबॉलिश्ड डुअल गवर्नमेंट. अब ये डुअल गवर्नमेंट क्या थी कि एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज देखता था. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज देखते थे. इस डुअल सिस्टम को हटा दिया गया. नाउ द होल सिस्टम वाज मर्ज्ड. ओके, चूंकि वो डायरेक्ट कंट्रोल के ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल के अंडर आ गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, हेंस दिस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम वाज एबॉलिश्ड, क्योंकि ये EIC द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज डेजिग्नेटेड. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक डेजिग्नेट किया गया था, लेकिन वो ब्रिटेन में होते थे. इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को डेजिग्नेट किया गया था, बट ही वाज अपॉइंटेड एंड रिक्रूटेड इन ब्रिटेन. ही वाज अ ब्रिटिश ऑफिशियल, उसे ब्रिटेन में ही रहना होता था, बट यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा है उसकी रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जाती थी, एंड ही यूज्ड टू ओवरव्यू इट एंड रिव्यू इट. लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो उन्होंने डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया था ब्रिटिश क्राउन को. यहाँ पे जो वाइसरॉय थे ना, वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करते थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे. वेयर एज इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे, उन्हीं को रिपोर्ट करते थे. एंड चार्ल्स वुड वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है विच यू नीड टू नोट डाउन इन योर नोटबुक, या जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं. वैसे ये नोट्स में भी मेंशन होगा. नाउ लेगेसी क्या है? लेगेसी का मतलब है यहाँ पे इन्फ्लुएंस क्या है, उसका परिणाम क्या है, या क्या छाप छोड़ी है रिवोल्ट ऑफ 1857 ने. आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी क्रांति हुई, ठीक है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति हुई, और हम कितना भी कह लें कि हमारे पास सप्लाईज नहीं थे, हम यूनाइट नहीं थे, हमारे पास प्रॉपर लीडर नहीं था कोई, या हमारे पास वेपन्स नहीं थे, बट स्टिल इन सब अभावों के बाद भी इतनी बड़ी क्रांति का होना और उसका ये इम्पैक्ट होना कि ब्रिटिशर्स को अपनी पॉलिसीज ही बदलनी पड़ जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ही खत्म करना पड़ जाए, तो कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो दम रहा होगा इस क्रांति में, जिसने इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है ब्रिटिश रूल पे. सो लेगेसी यही थी कि इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया. इससे भारतीयों में ये समझ आई कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं, और आगे चल के जब हम देखेंगे रिवोल्यूशनरीज जिस तरीके के इंसिडेंट्स में पार्ट लेते हैं, जो रिवोल्यूशनरी मेजर्स लिए गए हैं इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, वो इन्हीं से ओरिजिनेट होते हैं, या कह लीजिए वो यहीं से प्रेरणा लेते हैं कि जब उस समय पर बिना किसी सप्लाईज के इतनी बड़ी क्रांति हो सकती है, जब लोग अपने इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए लड़ सकते हैं, तो हम नेशनैलिटी के लिए क्यों नहीं लड़ सकते, हम नेशन की फ्रीडम के लिए क्यों नहीं लड़ सकते. सो दिस इंस्पिरेशन अमंग्स द लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट केम फ्रॉम रिवोल्ट ऑफ 1857, और यही इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट था इस क्रांति का.
It created the groundwork for Indian national movement, ultimately leading to independence in 1947. So this was it. हमने आज एक बहुत ही क्रांतिकारी लेक्चर पढ़ा है. I hope this must have hyped up your जोश as well. Please इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा. Please go through this lecture again and go through your notes again and again. Go through them thoroughly. और आपको ज़रूरत महसूस हो रही है for your own convenience, which is good as well, अपने short notes बनाते रहिए in one page, not more than one page. Okay? Important points note करते रहिए and चैप्टर को समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम में. Till then, keep learning history, keep living history. We'll meet very soon. Thank you and Jai Hind.